हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं राजस्थान में किसान आंदोलन। तो राजस्थान में किसान आंदोलन पढ़ने से पहले हमने देखा था लास्ट क्लास में हम पढ़ चुके हैं राजस्थान में 1857 की क्रांति। ठीक है, राजस्थान में 1857 की क्रांति के बाद हम पढ़ने वाले हैं किसान आंदोलन को। तो किसान आंदोलन में भी हम पहले लेंगे बिजोलिया किसान आंदोलन को और बेगू किसान आंदोलन को। तो आइए हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे बिजोलिया किसान आंदोलन को। तो जो भी बच्चे पढ़ रहे हैं इसको आखिर तक पढ़ें ताकि ये टॉपिक आपको अच्छे से समझ आए। मैं आशा करता हूँ कि आपको बहुत अच्छे से ये टॉपिक समझ आएगा क्योंकि हम इसे बिल्कुल डीप में पढ़ेंगे और पूरा डिटेल में पढ़ेंगे। देखिए, बिजोलिया किसान आंदोलन। तो पहला हमारा टॉपिक है, क्या है? ठीक है, बच्चों तो पहला हमारा टॉपिक ही क्या है? बिजोलिया किसान आंदोलन। तो बिजोलिया किसान आंदोलन के नाम से ही हमको पहली चीज जानना के लिए जो उत्सुकता है या पहली बात है वो उसका स्थान कि बिजोलिया किसान आंदोलन आखिर कहाँ पे हुआ, क्या कारण रहे। तो बिजोलिया आज का जो भीलवाड़ा है, भीलवाड़ा में एक जगह है बिजोलिया। ठीक है, अगर उस समय देखा जाए जिस समय रियासत काल था, तो रियासत काल में ये मेवाड़ रियासत की एक ठिकाना हुआ करता था। ठीक है, जिसे हम किसके अंतर मानते हैं? ऊपरमाल। ऊपरमाल क्षेत्र बेसिकली जो भैंसरोडगढ़ है, भैंसरोडगढ़ से लेकर और बिजोलिया तक का जो एरिया है उसे हम बोलते हैं ऊपरमाल या मालखेत। ठीक है, तो ये मालखेत या जो इलाका है ये क्या हुआ था? जब हम देखते हैं 1526 में क्या हुआ था? एक युद्ध हुआ था, खानवा का युद्ध। किस किस के बीच हुआ था? खानवा का युद्ध जो हुआ था वो बाबर यदि आपने नहीं पढ़ा है मैं आपको बता देता हूं। 1526 में एक युद्ध हुआ था जो जिसे हम खानवा का युद्ध कहते हैं। उसमें बाबर और राणा सांगा के मध्य युद्ध लड़ा गया था। यहाँ पर राणा सांगा जो थे ये कहाँ के शासक थे? ये मेवाड़ के थे। ठीक है, और बाबर भारत में बाहर से आया था। तो आप देखिए राणा सांगा ने जो युद्ध लड़ा इसमें राणा सांगा का सहयोग लगभग सभी जो राजस्थान की रियासतों थी, जो राजस्थान की सभी रियासतें थी उन्होंने इसमें उनका सहयोग दिया। ये जो राणा सांगा ने जो युद्ध लड़ा था बाबर के साथ, इसमें सभी रियासतों का संयुक्त प्रयास था या सभी का सहयोग था राणा सांगा को। ठीक है, तो 1526 का जो युद्ध है इसमें एक जागीरदार थे अशोक परमार। कौन थे? अशोक परमार। तो ये जो अशोक परमार थे ये किसकी ओर से लड़े थे? राणा सांगा की ओर से। किसकी ओर से लड़े थे? राणा सांगा की ओर से। और अशोक परमार की जो बहादुरी थी या आप कहें जो युद्ध में इन्होंने जो बहादुरी दिखाई उसके इनाम के स्वरूप इन्हें क्या मिली थी? बिजोलिया की जो जागीर थी या ऊपरमाल की जो मालखेत, ऊपरमाल की जो जागीर थी वो मिली थी। मालखेत तो सॉरी सीकर में है। तो राणा सांगा को इस युद्ध में अपार शौर्य का परिचय देने के कारण या उनकी जो वीरता को देखते हुए राणा सांगा ने इन्हें कहाँ की जागीर दी थी? इन्हें ऊपरमाल की। ऊपरमाल की जागीर इन्हें क्या मिली थी? इनाम में मिली थी, गिफ्ट मिला था। ठीक है, तो अशोक परमार कहाँ के जागीरदार बन गए थे? ऊपरमाल के या बिजोलिया के। ठीक है, तो ये तो इसका इतिहास रहा बिजोलिया का। ठीक है, अब हम देखते हैं कि जो बिजोलिया में किसान आंदोलन क्यों हुआ था या कब हुआ था।
तो ये तो 1526 का पीरियड हो गया जब बिजोलिया की स्थापना हुई। तो हमने पढ़ लिया कि बिजोलिया का इतिहास क्या था। बिजोलिया को अशोक परमार को खानवा के युद्ध में बिजोलिया की जागीर प्राप्त हुई थी। ठीक है, बिजोलिया की जागीर प्राप्त होने के बाद हम देखते हैं कि बिजोलिया की जो स्थिति क्या थी। बिजोलिया आज के भीलवाड़ा में और तत्कालीन मेवाड़ रियासत में हुआ करता था। ठीक है, तो अब देखिए बिजोलिया में क्या था। बिजोलिया में ये देखिए बिजोलिया, और बिजोलिया में किसकी बहुलता थी, कौन से किसान थे, धाकड़ जाति के किसान थे। ठीक है, जब किसान होंगे तो किसान किस लिए आंदोलन करेंगे, या किसान आंदोलन किस लिए होते हैं। अभी हमने देखा किसान आंदोलन अपनी आय के लिए या स्रोतों या किस लिए करते हैं कि अपनी आय को बढ़ाने के लिए या उनकी स्थिति को, आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ बनाने के लिए ही आंदोलन किए जाते हैं। तो उस समय किसान आंदोलन, जो धाकड़ किसान की बहुलता थी, इन्होंने आंदोलन किस लिए किया था कि इनके ऊपर उस समय कर अधिक लगाए जाते थे। ठीक है, इनसे इनकी आर्थिक स्थिति कमजोर थी। अब कर किस प्रकार लगाए जाते थे, देखिए जैसे अंग्रेज शासन था, हमने पढ़ा है कि 1823 आते आते राजस्थान की सभी रियासतों ने अंग्रेजों से क्या कर ली थी, सहायक संधियां। अब सहायक संधियां कर ली थी तो अंग्रेजों को कुछ कर देना होगा, फ्री में तो सहायक संधियां हुई नहीं थी कि हम आपकी मदद करेंगे, आप हमारी मदद करना। ये कोई बात बराबरी की वहां नहीं हुई थी। ठीक है, अंग्रेजों को रियासतों को क्या देना था, कर देना था, टैक्स देना था, जिसे हम क्या बोलते थे, खराज। ठीक है, जिसे हम क्या बोलते हैं, खराज। खराज क्या होता था, बेसिकली खराज ये खराज का एक फारसी शब्द है। खराज के एक फारसी शब्द, जो टैक्स दिया जाता था अंग्रेजों को। अंग्रेज किससे टैक्स लेते थे, रियासतों से। रियासतें कौन थी, जैसे मेवाड़। ठीक है, जैसे मेवाड़ से ले रहे हैं। अब मेवाड़ रियासत की क्या इनकम है, मेवाड़ रियासत किससे टैक्स लेगी, मेवाड़ रियासत अपने नीचे जो जमींदार हैं या ठिकानेदार हैं या सामंती व्यवस्था है, उनसे ये टैक्स लेंगे। ठीक है, अंग्रेज रियासतों से ले रहे हैं, रियासतें किससे ले रही, जमींदारों से ले रही है। तो जब अंग्रेजों के आने से हम देखेंगे कि अंग्रेज जो आते हैं वो व्यापार करने आते हैं बेसिकली। तो हमारे यहाँ जो कुटीर उद्योग थे वो अंग्रेजों के आने से समाप्त हुए। कृषि की स्थिति अच्छी नहीं हुई, कृषि की स्थिति बिगड़ती चली गई। तो अब देखिए अंग्रेज जो आए वो रियासतों से टैक्स भी वसूल रहे हैं और रियासतें जमींदारों से वसूल रहे। जमींदार किससे लेंगे, क्योंकि जमींदार किससे लेंगे, किसानों से, जो जमीन पर अनाज उगा रहे हैं उनसे टैक्स लेंगे, या जो व्यापारी है उनसे टैक्स लेंगे। लेकिन सबसे अधिक बोझ किस पर, किसानों पर आ रहा है। ठीक है, जमींदार कई प्रकार की टैक्स उन पर लगाते, लगभग 80 प्रकार के किसानों पर टैक्स लगाए गए थे उस समय। ठीक है, जिसकी वजह से किसानों की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं रह गई थी। और जमींदार, यहां तक कि जमींदार कई प्रकार के टैक्स लगाते थे, जैसे कामठा, मतलब दूध की मरम्मत के लिए जो टैक्स लगाया जाता था, जैसे खिचड़ी, अखराई, चूड़ा लाग, जैसे जब चूड़ा पहनाना, या पावड़ा लाग, जैसे कोई मेहमान आता था राज दरबार में, तो कई चीजों पर, खेराड़, जैसे जो काम करते थे मेहनत का या श्रमजीवी व्यक्ति, उनसे भी टैक्स लिया जाता था। खिचड़ी लाग होती, राम लाग होती थी, यहाँ तक कि जमींदार से मिलने के लिए भी टैक्स देना पड़ता था। ठीक है, तो सबसे अधिक जो टैक्स था भार था वो किसानों पर था, लगभग 80 प्रकार के लाग बाग जिसे बोलते हैं। और साथ ही बेगार भी करनी पड़ती थी। बेगार का मतलब था कि इन्हें जो जमींदारों के यहाँ पर काम करना पड़ता था, जिसे हम बोलते हैं बेगार। अब देखते हैं जो यहाँ धाकड़ किसान थे, तो 1894 का समय था, गोविंद राज की मृत्यु हुई थी। सॉरी, गोविंद दास। तो ये थे राव मेवाड़, ये थे कहाँ के, ये ठिकानेदार थे कहाँ के, बिजोलिया के। तो गोविंद दास की जो किसानों से ट्यूनिंग थी वो अच्छी थी,
तो गोविंद दास की मृत्यु के बाद 1894 के बाद किसानों पर जो टैक्स है उनका भार बढ़ा, या उनके बीच जो मनमुटाव है वो बढ़ गया, उनके बाद जो गैप है, या यूं कहें किसानों और जो वहां के जमींदार थे उनके बीच जो मतभेद है, उनमें 1894 के बाद असंतोष व्याप्त हो गया, उनमें बढ़ोतरी हो गई। ठीक है, 1894 के बाद देखते हैं कि 1897, ठीक है, जब किसान आंदोलन प्रारंभ होगा। ठीक है, तो गोविंद देव के बाद कौन बने थे? राव कृष्ण सिंह। क्या बनेंगे? राव कृष्ण सिंह नए जागीरदार बने। और इन्होंने क्या लगा दिया? चौरिकर। कब? 1903 के अंदर। ठीक है, राव कृष्ण सिंह ने 1903 के अंदर चौरिकर लगा दिया। चौरिकर तक कर क्या था कि जो भी किसान अपनी बेटियों की शादी करेंगे उसमें उनको टैक्स देना होगा। तो ये क्या था? बेसिकली मंडप या शादी पर टैक्स था, और साथ ही वर को राजा के सामने जाकर सिर झुकाकर आशीर्वाद लेना होता था, या वहां जाना होता था उन्हें। ठीक है, ये चौरिकर था, जिसमें 13 रुपए, कहीं कहीं 5 रुपए भी दिया गया का टैक्स लिया जाता था। उस समय ये राशि बहुत अधिक थी। 1903 की बात है। 1897 में क्या होता है, जब हम देखते हैं कि इस आंदोलन को, जो किसान आंदोलन है, अब हम इसकी बात करते हैं कि जो बिजोलिया का किसान आंदोलन किस प्रकार से हुआ था। मैं इसका ब्रीफ आइडिया ले लेते हैं। तो बिजोलिया का किसान आंदोलन 3 चरणों में प्रारंभ होता है। इसके कितने चरण हैं? 3 चरण। ठीक है, बिजोलिया किसान आंदोलन के 3 चरण थे। पहला चरण कब से कब तक चलेगा? तो पहला चरण था 1897 से। कब तक? 1897 से 1915 तक। ठीक है, और दूसरा चरण कब था? 1915 से 1923 तक। और तीसरा चरण जो होगा 1923 से 1941 तक। और 1941 में जाकर यह आंदोलन समाप्त होता है। तो हम 3 चरणों की बात करते हैं। पहले चरण में जो थे वहां के स्थानीय लोकल लीडर्स का सपोर्ट था इस आंदोलन को, जिसमें कि हम देखेंगे साधु सीताराम दास, ब्रह्मदेव और फतेह सिंह चारण जैसे नेता थे। दूसरे आंदोलन में हम देखेंगे कि इसमें विजय सिंह पथिक भी, जो राष्ट्रीय स्तर के नेता हैं, वो भी इसमें जुड़ जाते हैं और इस आंदोलन को एक राष्ट्रीय पहचान मिलती। ठीक है, उसके बाद देखेंगे 1923 से जो 41 का काल है, इसमें शुरुआती दौर में किसानों की स्थिति अच्छी नहीं होगी, उनकी जमीनें भी छिन जाएगी। लेकिन आखिर में जाके जमनालाल बजाज और हरिभाऊ उपाध्याय के प्रयासों से उन्हें वापस जमीनें मिलेंगी। और उसके बाद किसानों, जब हम देखेंगे कि जब प्रजामंडल आंदोलन का दौर शुरू होगा 1940 या 1938 के बाद, तो हम देखेंगे कि उसके बाद जो किसानों की मांगे मान ली जाएंगी और 1941 में जाकर उनसे समझौता कर लिया जाएगा। जो टी विजय राघवाचारी हैं और विल्किंसन, जो वहां के रेजिडेंट थे मेवाड़ के, वो मिलकर यहाँ पर समझौता करेंगे किसानों से। ठीक है, हम इन चरणों को देखते हैं पहले किस प्रकार से प्रारंभ हुआ। तो पहले देखते हैं कि बिजोलिया का जो था, बिजोलिया का जो जागीरदार थे उनका क्रम देखते हैं कि बिजोलिया में 1894 में गोविंद दास की मृत्यु होती है। ये कौन थे? बिजोलिया के ठिकानेदार थे या जागीरदार थे। इनके बाद कौन शासक बनेगा? इनके बाद बनेंगे राव कृष्ण सिंह। कौन शासक बना? राव कृष्ण सिंह। राव कृष्ण सिंह के बाद क्या होगा? राव कृष्ण सिंह की कोई भी संतान नहीं थी, कोई संतान नहीं थी। तो इनका एक रिश्तेदार था जिसका नाम था पृथ्वी सिंह।
ये कब बनेगा? 1906 में शासक बनेगा राव पृथ्वी सिंह। ठीक है, राव पृथ्वी सिंह के बाद राव पृथ्वी सिंह की 1914 में मृत्यु हो जाएगी और इनकी मृत्यु उपरांत इनका एक अल्पवयस्क पुत्र है केसरी सिंह। राव केसरी सिंह शासक बनेगा, लेकिन जो अल्पवयस्क होने के कारण जो यहाँ की जो शासन है वो किसके अंदर आ जाएगा? कोर्ट, जो शासन है वो किसके अंदर आ जाएगा? कोर्ट ऑफ वार्ड्स। इसे महाराणा के अंदर आ जाएगा। जो मेवाड़ के महाराणा थे किसके अंदर आएगा? मेवाड़ के महाराणा के अंदर आ जाएगा। राव केसरी सिंह क्या है? जो अल्पवयस्क होने के कारण। अब हम देखते हैं कि किसान आंदोलन जो पहला चरण है 1897 से 1915, इस कालखंड में क्या हुआ हम देखते हैं कि इस कालखंड में कौन है? राव कृष्ण सिंह है जागीरदार। तो इस काल में क्या होता है कि 1897 में की शुरुआत कैसे होती है, स्टार्टिंग किस प्रकार से होती है बिजोलिया आंदोलन की? कि 1897 में क्या होता है? किसान होता है गंगाराम। कौन होते हैं जी? गंगाराम। गंगाराम जी के पिता की मृत्यु हो जाती है। इनके पिता की मृत्यु पे क्या होता है? नुक्ता होता है। नुक्ता होता है जिसे बोलते हैं कि मृत्यु भोज होता है, या जिसे बोलते हैं मृत्यु पे एकत्रित होते हैं लोग। पिता की मृत्यु पर एकत्रित लोग क्या करते हैं? मीटिंग करते हैं, या जिसे कहते हैं पंचायत। तो वहां पर डिसाइड किया जाता है कि जो इनकी मांगे हैं या जो ये आंदोलन करना चाहते हैं उसके लिए पहले ये किससे जाकर मिले। वहां पर ये डिसाइड करते हैं कि पहले इनके कुछ प्रतिनिधि जाकर किससे मिले? मेवाड़ में जो शासक है या महाराणा है उनसे जाकर अपनी समस्याओं से उनको अवगत कराएं। तो यहां से दो आदमी, जिनमें से एक थे नानजी पटेल और एक थे ठाकरी पटेल, ये जो दो व्यक्ति हैं इनको कहां भेजा जाता है? महाराणा उस समय थे फतेह सिंह, मेवाड़ के महाराणा के पास। किसके पास भेजा जाता है? फतेह सिंह के पास। ये सब काम कौन कर रहा है? ये सब काम कर रहे हैं साधु सीताराम दास। इन्हीं के सुझाव पर दो व्यक्ति फतेह सिंह जी के पास भेजे जाते हैं। कौन? नानजी पटेल और ठाकरी पटेल, जो अपनी समस्याओं को कहां रखते हैं? महाराणा फतेह सिंह के पास रखते हैं। लेकिन इससे उनको कोई कोई लाभ प्राप्त नहीं होता, या कोई कहे मन मुताबिक चीजें इन्हें नहीं मिल पाती हैं। और उल्टा क्या होता है? नानजी पटेल और ठाकरी पटेल को क्या किया जाता है? जागीर से निष्कासित कर दिया जाता है। इसके बाद जो नानजी पटेल है और ठाकरी पटेल हैं ये कुछ जुर्माना देकर वापिस से जागीर में आते हैं। तो ये बात कृष्ण सिंह को अच्छी नहीं लगेगी। कृष्ण सिंह को अच्छी नहीं लगी तो ये दोनों क्या हो गए? ये पिस गए। किसके बीच? अपनी मांगे जो लेके गए थे वो तो पूरी हुई नहीं, उल्टा इन्हें जुर्माना और भरना पड़ गया। जुर्माना लगा दिया। और उसके बाद हम देखेंगे 1903 में जो ये राव कृष्ण सिंह हैं ये क्या करते हैं? चौवरी कर लगा देते हैं। क्या लगा दिया इन्होंने? चौवरी कर। अब चौवरी कर क्या है? चौवरी कर क्या होता है कि अपनी जो किसानों को अपनी बेटी के शादी पर या मंडप पर
कर देना होता है जो 13 रुपए या कहीं कहीं 5 रुपए भी लिखा हुआ मिलता है, तो ये 13 रुपए या 5 रुपए उन्हें कर देना पड़ता था। ये इंपॉर्टेंट नहीं है आपको, ये इंपॉर्टेंट है कि चंवरी कर क्या था। तो चौरी कर मंडप या शादी विवाह पर, जो लड़की की शादी पर दिया जाता था, मंडप पे दिया जाता था, उससे क्या बोलते चौरी कर। तो इसके विरोध में किसानों ने क्या किया, 2 साल तक अपने बच्चों की शादियां ही नहीं की। ठीक है, और अपना मौन कहेंगे जो मौन विरोध दर्ज करवाया। अब 1906 में क्या होगा, 1906 में राव कृष्ण सिंह की मृत्यु हो जाती, इनकी मृत्यु हो जाती। राव कृष्ण सिंह की मृत्यु के उपरांत इनका कोई भी पुत्र नहीं था, और इनका पुत्र न होने की वजह से कौन, राव पृथ्वी सिंह, 1906 में राव पृथ्वी सिंह शासन पर बैठते हैं। अब इस समय देखो, अगर देखा जाए तो इस समय क्या हो रहा है कि इस समय बंगाल विभाजन काल चल रहा है। बंगाल विभाजन के लिए स्वदेश आंदोलन चल रहे हैं राष्ट्रीय राजनीति में, और ये राजस्थान में देख रहे हैं बिजोलिया में क्या चल रहा है। ठीक है, 1906 में देखते हैं हम मुस्लिम लीग की स्थापना होती है। ठीक है, तो देश में वो सब चल रहा है, लेकिन यहाँ ठिकाने में जो चल रहा है वो स्थिति हम पढ़ रहे हैं। 1906 में क्या होगा, फिर इनकी मृत्यु के बाद राव पृथ्वी सिंह जागीर किस पर बैठेगा, गद्दी पर। पृथ्वी सिंह जो इनका क्या है, रिश्तेदार था, निकट का रिश्तेदार था, जिसको किसी को बिठाया। तो अब पृथ्वी सिंह जब बैठा तो इस पर एक कर लगाया गया, तलवार बंधाई। ठीक है, तो ये तलवार बंधाई कर क्या था, जब भी कोई नया शासक गद्दी पर बैठता है तो उसकी जो तलवार बंधाई का जो एक रस्म होती है, या उस पर टैक्स लगाया जाता है, जो कि पृथ्वी सिंह पर लगाया गया। किसके ये टैक्स पृथ्वी सिंह को किसे देना था, ये टैक्स किसको देना था, मेवाड़ को। और देना किसको था, पृथ्वी सिंह को। और पृथ्वी सिंह ने ये टैक्स किसके ऊपर डाल दिया, बिजोलिया की जनता या किसानों पर। तो टैक्स का भार किस पे बढ़ गया, बेसिकली किसानों पर ही जाना था सारा लोड, और इससे किसान और अधिक नाराज हुए। ठीक है, ठीक है, तो ये क्या था, तलवार बंधाई कर। देखते हैं कि 1899 में छप्पनिया अकाल पड़ा था, जिसके कारण किसानों की स्थिति बहुत ही खराब हो चुकी थी। और इतना सब अकाल के बावजूद किसानों से आप देखते हैं कि 80 प्रकार के टैक्स लिए जा रहे थे। उसके अलावा कृष्ण सिंह ने चौरी कर और लगा दिया था। चौरी कर हालांकि बाद में हटा लिया गया, उसकी राशि कम कर दी गई और कुछ रियायत किसानों को दी गई थी। लेकिन 1906 में पृथ्वी सिंह ने फिर तलवार बंधाई कर, और उसके बाद देखते हैं 1914 में जाकर पृथ्वी सिंह की मृत्यु हो जाएगी। 1914 में पृथ्वी सिंह की मृत्यु के बाद इनका अल्पवयस्क पुत्र था, जो कि राव केसरी सिंह, जो कि छोटा था या सत्ता संभालने लायक नहीं था। तो जो सत्ता थी वो कौन संभाल रही थी, मेवाड़ रियासत महाराणा के अंडर में चला गया था, जिसे हम कोर्ट ऑफ वार्ड्स कहते हैं। ठीक है, तो हम देखते हैं कि जो जागीरदारी जो पृथ्वी सिंह ने तलवार बंधाई कर लगाया ये जनता के ऊपर, इसका विरोध वहां के स्थानीय नेता और जनता ने किया। तो हम देखते हैं कि 1897 में इस समय लोकल लीडर्स कौन कौन थे। हम देखते हैं कि ये जो प्रथम चरण है, ये जो प्रथम चरण है, प्रथम चरण में कौन थे, लोकल लीडर्स थे। लोकल लीडर्स में किस किस का नाम हमने पढ़ा, एक थे साधु सीताराम दास, एक थे ब्रह्मदेव, और एक थे
फतेहकरण चारण। तो ये 3 लोकल लीडर्स थे जो कि इस जो प्रथम बिजोलिया किसान आंदोलन चला उसमें इन्होंने अपना योगदान दिया। जब पृथ्वी सिंह ने तलवार बंधाई कर जनता के ऊपर आरोपित कर दिया तो उस समय साधु सीताराम दास ने इसका विरोध किया, जिसके फलस्वरूप क्या हुआ, साधु सीताराम दास क्या थे, ये साधु सीताराम दास क्या थे, ये ठिकाने के पुस्तकालय पे काम करते थे। तो ठिकाने के पुस्तकालय में कार्य करते थे कौन, साधु सीताराम दास। इनको पृथ्वी सिंह ने पुस्तकालय से निकाल दिया। ठीक है, इन लोगों ने इनका विरोध किया। इस प्रकार से ये प्रथम चरण इसी प्रकार से पूरा हुआ। 1914 में देखते हैं पृथ्वी सिंह की मृत्यु हो जाती है और मृत्यु के बाद उनका पुत्र अल्पेश पुत्र जो कि केसरी सिंह था वो गद्दी पर बैठता है। और केसरी सिंह अभी सत्ता नहीं संभाल सकता था तो कोर्ट ऑफ वार्ड्स के अंदर या महाराणा जो मेवाड़ के महाराणा है उनके अंदर यह शासन चला जाता है। तो मेवाड़ से शासन चलता है। अब हम देखते हैं कि जो इसके बाद द्वितीय चरण है वो 1915 के बाद 1916 में पथिक जी के आगमन से शुरू होता है। तो हम देखते हैं जो ये दूसरा चरण है 1915 से 1923 तक, ये देखते हैं हम दूसरा चरण है। ठीक है, दूसरे चरण में क्या होता है, बेसिकली दूसरे चरण में राष्ट्रीय स्तर के जो नेता हैं उनकी एंट्री इसमें होती है। तो अभी तक हम देखते हैं कौन थे, साधु सीताराम दास। तो साधु सीताराम दास है, क्या करते हैं 1916 में क्या करते हैं, किसान पंच बोर्ड बनाते हैं। ठीक है, और इसके अध्यक्ष ये स्वयं होते हैं। इसके अध्यक्ष कौन होते हैं, स्वयं साधु सीताराम दास। अब साधु सीताराम दास के प्रयासों से वो इस जो किसान आंदोलन था इसको राष्ट्रीय पहचान देने के लिए या इसमें और भी नेताओं को इनवाइट करते हैं, जैसे वो विजय सिंह पथिक। विजय सिंह पथिक मूल रूप से यूपी के थे। ठीक है, बुलंदशहर के रहने वाले। इनका जो नाम था वो था भूप सिंह। ठीक है, तो विजय सिंह पथिक की जब इसमें एंट्री होती है कब, 1916 में, किसके प्रयासों से, साधु सीताराम दास के। तो विजय सिंह पथिक और विजय सिंह पथिक के ही प्रयासों से एक व्यक्ति या एक नेता की और इसमें एंट्री होती है। वो कौन है, ये थे बिजोलिया ठिकाने में कार्य करने वाले माणिक्यलाल वर्मा। तो माणिक्यलाल वर्मा किसके प्रभाव से इस आंदोलन से जुड़ते हैं, विजय सिंह पथिक के प्रभाव से। तो हमने देखा 1916 में किसान पंच बोर्ड किसने, साधु सीताराम दास ने बनवाया। और 1916 में उसके अगले वर्ष इन्होंने क्या किया, ऊपर माल पंच बोर्ड की स्थापना की। किस दिन, हरियाली अमावस्या के दिन। क्यों, लोगों में जो जागरूकता और इस क्रांति को तीव्र गति से आगे बढ़ाने के लिए इन्होंने क्या किया, ऊपरमाल पंच बोर्ड की स्थापना की। ठीक है, और साथ ही इन्होंने क्या किया, विद्या प्रचारणी सभा। विजय सिंह पथिक ने क्या किया, विद्या प्रचारणी सभा का गठन किया, क्योंकि ये स्वयं हरिभाई किंकर की जो विद्याचारिणी सभा थी उससे जुड़े हुए थे। इस जो ये विद्या प्रचारणी जो ये एक संस्था इन्होंने बनाई, इसके अंदर ये क्या करते थे, इसके अंदर इन्होंने एक स्कूल, जैसे कहेंगे पाठशाला, एक पुस्तकालय, और एक अखाड़ा
ये किसके थे? विद्या प्रचारणी सभा के। कितने पार्ट हो गए? पाठशाला, पुस्तकालय और अखाड़े की इसमें इसके अंदर इन्होंने स्थापना की, जो कि इनकी राजनीति के केंद्र थे, जहां पर ये लोग मिलते थे या जहां से इनकी राजनीतिक गतिविधियां संचालित की जाती थी। तो ठीक है, विजय सिंह पथिक के आने के बाद इस उनके प्रयासों से इसको राष्ट्रीय पहचान मिली। यहाँ तक कि गांधी जी ने विजय सिंह पथिक को मिलने के लिए कहा, बंबई बुलाया, जहाँ गांधी जी ने इसके प्रति नैतिक अपना समर्थन दिया था और साथ ही अपने जो उनका जो पीए था, या जिसे हम कहेंगे उनका सचिव, जो सेक्रेटरी था, महादेव देसाई, उनको गांधी जी ने बिजोलिया भेजा था इसकी जांच करने के लिए। और साथ ही महाराणा को, जो मेवाड़ के महाराणा है, उन्हें भी एक पत्र लिखा था और अपना नैतिक समर्थन किसे दिया था? बिजोलिया किसान आंदोलन को। ठीक है, और साथ ही हम देखते हैं कि नागपुर अधिवेशन में 1920 में भी बिजोलिया जी कहाँ गए थे? नागपुर अधिवेशन में गए थे, इस मामले को किसको लेकर? बिजोलिया किसान आंदोलन को। और साथ ही कानपुर से प्रकाशित जो समाचार पत्र है केसरी नहीं, प्रताप, तो ये जो प्रताप समाचार पत्र है कहां से प्रकाशित है? ये प्रकाशित है कानपुर से। तो कानपुर से प्रकाशित कौन करता है इसे? गणेश शंकर विद्यार्थी। तो गणेश शंकर विद्यार्थी जो इनके मित्र थे, उनके जो समाचार पत्र था प्रताप, उसमें इन्होंने स्थायी स्तंभ बना दिया था बिजोलिया किसान आंदोलन के लिए, और उससे उस बिजोलिया किसान आंदोलन को एक राष्ट्रीय पहचान मिली। तो राष्ट्रीय स्तर पर ले जाने वाले कौन थे? विजय सिंह पथिक। और विजय सिंह पथिक किसके कहने से आए? साधु सीताराम दास के। और साधु सीताराम दास के कहने से विजय सिंह पथिक, और विजय सिंह पथिक के प्रभाव से माणिक्यलाल वर्मा अपनी नौकरी छोड़कर बिजोलिया ठिकाने से किससे जुड़ गए? इस आंदोलन से जुड़ गए। हालांकि हम देखते हैं कि इसके बाद माणिक्यलाल वर्मा और विजय सिंह पथिक में बताते हैं भेदभाव चलते, फिर विजय सिंह पथिक इस आंदोलन से दूर हो गए थे, किंतु माणिक्यलाल वर्मा जुड़े रहे थे। देखिए जो समय चल रहा है, माणिक्यलाल वर्मा और ये सब बड़े बड़े लीडर्स इसमें जुड़े हुए हैं। लेकिन इस समय देखिए विश्व में क्या चल रहा था? विश्व में 1914 में क्या चल रहा था? विश्व युद्ध चल रहा था। ठीक है, इस समय तक जो ये द्वितीय चरण है उसमें देखिए विश्व युद्ध चल रहा है। ये जो विश्व युद्ध चल रहा है, इसमें जो विश्व युद्ध का चंदा है वो किससे लिया जा रहा था? किसानों से। तो जो जागीरदार थे वो किसके अधीन थे? अंग्रेजों के अधीन। वो रियासतों के अधीन थे और रियासतें अंग्रेजों के अधीन थी। और अंग्रेज जो थे वो विश्व युद्ध में भाग ले रहे थे और विश्व युद्ध में लड़ रहे थे, और इसलिए वो जो टैक्स था, युद्ध का जो टैक्स था, वो किस पर थोपा जा रहा था? बेसिकली किसानों के ऊपर उसका भार पड़ रहा था। और साथ ही अकाल के बावजूद भी किसानों को टैक्स देना पड़ रहा था। ठीक है, तो इन सब में क्या हुआ कि विजय सिंह पथिक और जो लीडर्स हैं उनके कहने पर किसानों ने बेगार और जमीन जोतना छोड़ दिया था। ने क्या किया? अपनी जमीनों को परती छोड़ दिया। किसके कहने पर? विजय सिंह पथिक और अन्य लीडर्स के कहने पर। और साथ ही बेगार करना छोड़ दिया। बेगार में बताया था कि ये बेगार जो जमींदारों की जमीन पर जो बिना पैसे या बिना उसके जो कार्य करते थे। तो इसी से संबंधित एक घटना हम देखते हैं। गांव था गोविंद निवास गांव। कौन सा गांव था? गोविंद निवास। तो गोविंद निवास गांव में कौन निवास करेंगे? गोविंद नहीं कर रहे हैं, लेकिन कौन कर रहे हैं? नारायण पटेल।
तो ये जो नारायण पटेल थे, इन्होंने बेगार करने से मना कर दिया। किसको? ठिकाने को। जब ठिकाने को इन्होंने बेगार करने से मना कर दिया तो ठिकानेदारों ने इन्हें पकड़कर क्या कर लिया? बंद कर दिया। जब इन्हें ठिकानेदारों ने पकड़कर सजा दी और इन्हें जेल में बंद कर दिया, तो उस समय जो किसान संगठन थे, उन्होंने किसानों को बिजोलिया ठिकाने या वहां पर आने के लिए आह्वान किया, जिससे कि किसानों के कई जत्थे वहां पर गोविंदराव गांव में पहुंचने लगे, गोविंद निवास गांव में, जिससे कि जो जागीरदार थे वो घबरा गए, ठिकानेदार था जो घबरा गए और नारायण जी पटेल को छोड़ दिया, साथ ही कुछ कर भी घटा दिए, जिससे क्या हुआ? ये किसानों की प्रथम विजय थी। अब हम देखते हैं कि 1919 में, ठीक है, 1919 में एक थे बिंदुलाल भट्टाचार्य। कौन थे? तो ये बिंदुलाल भट्टाचार्य आयोग का गठन किया गया। गठन किस लिए किया गया? किसानों के ऊपर जो टैक्स है या उनकी जो समस्याएं, उनके लिए जांच के लिए क्या आयोग बनाया गया? बिंदुलाल भट्टाचार्य आयोग 1919 में। लेकिन इससे भी किसानों में संतोष नहीं हुआ। फिर हम देखते हैं कि 1920 के काल में क्या होता है? असहयोग आंदोलन प्रारंभ होता है। देखो 1920 में क्या होगा? विश्व युद्ध समाप्त हो जाता है 1918 में। 1918 के बाद 1920 में हम देखते हैं गांधी जी भी आ जाते हैं। गांधी जी के आने के बाद 1920 में वो असहयोग आंदोलन करते हैं, जो कि 1921 तक आते आते ये आंदोलन अपने उग्र रूप में आ जाता है। तो जो ठिकानेदार है उन्हें चिंता होती है कहीं जो हमारा किसान आंदोलन या किसान जो आंदोलन कर रहे हैं वो किसके साथ न मिल जाए? असहयोग आंदोलन के साथ न जुड़ जाए। इसके लिए वो क्या करते हैं कि जो राजस्थान का एजीजी है, एजीजी होलैंड, और जो मेवाड़ का, हमने 1857 क्रांति में भी पढ़ा था कि जो पॉलिटिकल एजेंट होते थे वो क्या होते थे? एक एजीजी होता था पूरे स्टेट में, पूरे राज्य में, और उस राज्य में उसके अंडर कौन थे? पॉलिटिकल एजेंट थे। जो प्रत्येक रियासत में एक एजेंट होता था, तो पॉलिटिकल एजेंट या जिसे हम बोलेंगे रेजिडेंट। तो रेजिडेंट कौन था मेवाड़ का? मेवाड़ का रेजिडेंट था विल्किंसन। ठीक है। और सचिव कौन था? आगलवी। मेवाड़ महाराणा का सचिव कौन था? आगलवी। और साथ ही एक उनका दीवान था प्रभास, मूवी वाला नहीं, कौन था? प्रभास चंद्र चटर्जी था। प्रभाष चंद्र चटर्जी था। और एक नाम आता है बिहारी लाल, जो उस समय हाकिम थे, तो बिहारी लाल भी थे। हालांकि हमें नाम बस याद रखना है, बिहारी लाल लिख देता हूं। तो ये व्यक्ति क्या करते हैं? ये व्यक्ति उस समय किसी किसानों से बात करते हैं और उनके साथ एक समझौता करते हैं। कब? तो समझौता करते हैं 11 फरवरी को। कहीं ये जून भी मिलेगा लेकिन हम फरवरी लिख रहे हैं, जून भी 1922 में। ठीक है, 11 फरवरी 1922 को किसानों और जो रियासत है उनके मध्य क्या होता है? समझौता हो जाता है। ठीक है, समझौता होने के बाद हम देखते हैं कि 1922 में ही चोरी चोरा कांड होता है, जिससे क्या होता है? असहयोग आंदोलन को गांधी जी वापस ले लेते हैं। अब जैसे ही असहयोग आंदोलन को वापस लेंगे तो जो ये समझौता है इसकी शर्तों को क्या किया जाएगा? नकार दिया जाएगा या ये निष्क्रिय हो जाएंगे।
तो जब ये समझौता हुआ था तो 35 प्रकार की लागें समाप्त कर दी गई थी, भाई कई रियायतें दी गई थी, ठीक है, किसानों को। लेकिन जैसे ही असहयोग आंदोलन समाप्त होता है एजीजी ने इस पर ध्यान देना बंद कर दिया, ठीक है। साथ ही जो ठिकानेदार थे, जो रेजिडेंट थे या जो मेवाड़ रियासत के जागीरदार या हम कहें कि महाराणा थे, उन्होंने इस पर ध्यान देना बंद कर दिया और साथ ही कुछ टैक्स और बढ़ा दिए गए, ठीक है। तो और साथ ही कुछ टैक्स बढ़ा दिए और साथ ही जो पथिक जी थे 1923 में उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। हम देखते हैं 1923 में पथिक जी को गिरफ्तार कर लिया जाएगा, ठीक है। हम देखते हैं, इसके बाद हमने दूसरा चरण पढ़ा, हम देखते हैं तीसरा चरण, ठीक है। तो हम देखते हैं जो तीसरा चरण था, तृतीय चरण कब से कब तक चला, 1923 से 1941 तक। हम देखते हैं कि 1923 से 1941 में क्या होता है। 1923 में क्या होता है, जो पथिक जी है उन्हें क्या होता है, गिरफ्तार कर लिया जाता है। ठीक है, पथिक जी को गिरफ्तार कर लिया जाता है और बाद में इन्हें मेवाड़ से निष्कासित, बिजोलिया से निष्कासित कर दिया जाता है। रिहा होने के बाद हम देखते हैं कि अब जो किसानों के नेता कौन रह जाते हैं, माणिक्यलाल वर्मा। माणिक्यलाल वर्मा एकमात्र किसानों के नेता रह जाते हैं। साधु सीताराम दास भी कहीं बिजोलिया से बाहर चले जाते हैं। तो माणिक्यलाल वर्मा जब रहते हैं, इन्हें भी क्या कर लिया जाता है, गिरफ्तार कर लिया जाता है। इनके गिरफ्तार होने के बाद जो हम देखते हैं कि 1929 में इस आंदोलन से दो नए लीडर और जुड़ते हैं। वो कौन होते हैं, सेठ जमनालाल बजाज और हरिभाऊ उपाध्याय। तो 1929 में जाकर सेठ जमनालाल बजाज और हरिभाऊ उपाध्याय इससे जुड़ते हैं। हम देखते हैं 1923 से जो 26 का समय है वो किसानों के लिए अच्छा नहीं जाता है, क्योंकि 1923 में पथिक जी को जब गिरफ्तार कर लिया जाता है उसी समय किसान क्या करते हैं, अपनी जो जमीनें उन्हें जोतने से मना करते हैं या उन पे हल नहीं चलाते, उन्हें छोड़ देते हैं। उन्हें छोड़ देने के बाद जो जागीरदार क्या करते हैं, उन जमीनों को नीलाम कर देते हैं। नीलाम करने के बाद फिर से हम देखते हैं कि जो तीसरे चरण में बाद में जाकर जब माणिक्यलाल वर्मा जी को गिरफ्तार और जमनालाल बजाज जब आते तो फिर से किसान जो है अपनी जमीनें वापस से हल चलाना प्रारंभ करते हैं, जिसका दमन ठिकानेदार द्वारा किया जाता है। दमन करने के फलस्वरूप जमनालाल बजाज कहाँ जाते हैं, मेवाड़ के महाराणा से। इस विषय में 1931 में बात करते हैं। कब, 20 जुलाई 1931 में एक समझौता करते हैं। यहाँ जमनालाल बजाज किससे बात करते हैं, महाराणा की ओर से है। इनके मंत्री थे सुखदेव प्रसाद। कौन थे, सुख देने वाले थे। सुखदेव प्रसाद से इस बारे में मेवाड़ जो बिजोलिया किसान आंदोलन, उस बारे में जो ये जमनालाल बजाज इनसे बात करते हैं, वो समझौता करते हैं, लेकिन फिर भी वो समझौता जो है वो क्रियान्वित नहीं हो पाता, वो बात आगे नहीं बढ़ पाती। हम देखते हैं कि 1931 के बाद 1938 में जाकर हम देखते हैं कि केंद्र में क्या होता है कि जो केंद्र में जो सरकार, जो कांग्रेस पार्टी या जो भी सरकारें हैं वो प्रजामंडल आंदोलन चलाती हैं और रियासतों में भी क्या करती हैं, रियासतों में भी इंटरेस्ट लेती हैं और वहां पर जो एक उत्तरदायी सरकार की स्थापना की मांग वो करती हैं। वहां से
आंदोलन को आगे बढ़ाती है, जिसकी वजह से जो रियासतों में था जो जागीरदार या रियासतदार थे, वो चाहते थे कि जो किसान आंदोलन के लोग हैं वो प्रजामंडल आंदोलन में शामिल न हो, इसलिए उनकी मांगों को मान लिया जाए या उनको आंदोलन को समाप्त कर दिया जाए। जिसके लिए क्या करते हैं, 1941 में टी विजय राघवाचार्य और उनके राजस्व मंत्री थे मोहन सिंह मोहना। राजस्व मंत्री कौन थे? मोहन सिंह मोहना। तो ये दोनों व्यक्ति क्या करते हैं, किसानों से क्या करते हैं, किसानों से समझौता कर लेते हैं, संधि कर लेते हैं और किसान आंदोलन 1941 में समाप्त करवा देते हैं। ठीक है, इस समझौते के बाद क्या हुआ, किसानों को अपनी जमीन मिल गई, किसानों को जमीन उनकी वापस दे दी गई। ठीक है, और उनकी किसानों की जो समस्याएं थी उनको निराकरण किया गया और उनकी जमीनों को उनको वापस दे दिया गया। तो इस प्रकार से बिजोलिया किसान आंदोलन जो चला था। इसके बाद हम देखते हैं बेगू किसान आंदोलन, जो कि बिजोलिया से जुड़ा हुआ ही आंदोलन है। बेगू किसान ठीक है, तो देखते हैं बेगू किसान आंदोलन। तो बेगू किसान आंदोलन क्या था? बेगू किसान आंदोलन में भी कौन थे? धाकड़ किसान जाति के किसान थे। धाकड़ जाति किसानों की क्या थी? बहुलता थी। इन्होंने भीलवाड़ा के मेनाल में इनके पंचों का जो था वो एक पंचों की बैठक हुई, जिसमें कि इन्होंने आंदोलन के लिए डिसाइड किया। कब? 1921 में। देखिए 1921 में जो पंच बोर्ड की बैठक में इन्होंने क्या डिसीजन लिया कि ये जो ठिकानेदार है उसके खिलाफ किसान जो आंदोलित होंगे और आंदोलन करेंगे, और इनके आंदोलन को दबाने के लिए उस समय जो ठिकानेदार था बेगू का, वो कौन था? अनूप सिंह। कौन था? अनूप सिंह। अनूप सिंह हालांकि अच्छा ठिकानेदार था या लिबरल था। अनूप सिंह ने इन्हें किसानों को दबाने का या कुचलने का प्रयास किया, लेकिन किसानों ने क्या किया? टैक्स तो दिया नहीं, साथ में ही अपनी जमीन को पर्ती छोड़ने का उन्होंने मन बना लिया, पर्ती छोड़ दिया जमीनों को। तो अनूप सिंह ने किसानों के साथ समझौता कर लिया। ठीक है, अनूप सिंह ने किसके साथ समझौता कर लिया? किसानों से समझौता कर लिया। ठीक है, और उनकी मांगों को मान लिया। लेकिन जो मेवाड़ के महाराणा थे या जो मेवाड़ रियासत थी, उन्होंने इस संधि को क्या नाम दिया? इसे बोल्शेविक की संधि कहा। इसे बोल्शेविक की संधि से इस संधि की संज्ञा उन्होंने उससे तुलना की, और साथ ही ये जो संधि थी इसे नकार दिया, और साथ ही अनूप सिंह को भी वहां का ठिकानेदार से हटा दिया। ठीक है, अब हम देखते हैं कि उसके बाद जो 1921 में जो बेगू किसान आंदोलन है, इसका नेतृत्व विजय सिंह पथिक ने रामनारायण चौधरी को दिया था, जो कि किसके मंत्री थे? राजस्थान सेवा संघ। राजस्थान सेवा संघ बेसिकली 1919 में एक संस्था बनाई थी विजय सिंह पथिक ने, जिसके मंत्री थे राम नारायण, जो बिजोलिया किसान आंदोलन से भी जुड़े रहे। तो राम नारायण चौधरी को
किसकी बागडोर सौंपी थी? बेगू किसान आंदोलन की। तो हमारे लिए मुख्य रामनारायण चौधरी जो बेगू किसान आंदोलन से जुड़े थे और 1921 में जो इन्होंने किसान आंदोलन शुरू किया था। उसके बाद हम देखते हैं कि 13 जुलाई 1923 को किसानों ने एक सभा बुलाई थी। क्यों? क्योंकि जो किसानों के जो ऊपर जो टैक्स लगाए गए थे उसकी जांच के लिए जब ये बोल्शेविक की संधि हुई थी उसके बाद मेवाड़ रियासत ने जो सरकार थी उसने क्या एक ट्रेंच आयोग भेजा था। ट्रेंच एक अफसर थे अंग्रेज, ट्रेंच के दिन भेजा था ट्रेंच आयोग बनाकर। तो ट्रेंच आयोग को जांच करनी थी किसकी? जो भी कर किसानों पर लगाए गए हैं, टैक्स लगाए गए उनकी। तो जो ट्रेंच आयोग था इसका किसानों ने बहिष्कार कर दिया था। तो ये ट्रेंच आयोग ने एक तरफा जो अपना निर्णय दिया था, क्योंकि एक ही पक्ष के पूरा झुका हुआ। उन्होंने कहा था कि जो भी लाख बाग जो भी किसानों पर टैक्स लगाए गए हैं वो क्या है, बिल्कुल सही है। ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं कि और साथ ही सही तो है ही, साथ ही किसानों से जो टैक्स वसूल किया जाए वो किसकी मदद से? सेना की मदद से टैक्स लिया जाए। किसकी मदद से? सेना की मदद से। तो इसने सेना से टैक्स वसूलने के लिए बोला कि सेना टैक्स वसूल करे इस क्षेत्र में। ठीक है। तो 13 जुलाई 1923 को जो ये बेगू के किसान एकत्रित हुए थे उस दिन क्या हुआ? ठीक है। तो ये ट्रेंच आयोग ने इस प्रकार का, तो ये जो दमन चक्र था या ट्रेंच आयोग की जो रिपोर्ट थी इसके विरोध में जो किसान नवयुवक मंडल था उसने 13 जुलाई को किसने? किसान नवयुवक मंडल ने बैठक बुलाई थी। कहां? गोविंदपुरा गांव में। तो इसमें देखिए आप गोविंद मोहन बहुत आएंगे। तो गोविंदपुरा गांव में ये बैठक बुलाई गई थी, गोविंदपुरा गांव में। और यहां पर निर्णय किया गया कि जो ये दमन चक्र है इसके खिलाफ ये लंबे समय तक लड़ेंगे या उसके खिलाफ ये आंदोलन करेंगे। ठीक है। इसमें विरोध स्वरूप अपनी मांगे स्वीकार होने तक आंदोलन जारी रखने के लिए यहां पर निर्णय लिया गया। जिसके बाद क्या हुआ? इनके दमन के लिए सेना भेजी गई और सेना की गोलीबारी में यहां पर रूपा जी और कृपा जी, दो किसान थे, रूपा जी और कृपा जी, इनकी मृत्यु हो गई। साथ ही कई किसान घायल हुए, कई को गिरफ्तार कर लिया गया और इसका आंदोलन का दमन कर दिया गया। ठीक है। उसके बाद क्या होता है कि इस आंदोलन के दमन के साथ ही जो यहाँ पर जो नई बंदोबस्त प्रणाली लागू कर दी जाती है और इन किसानों को टैक्स में कुछ छूट दी जाती है। टैक्स जो लाख बाग थी वो हटा ली जाती है। ठीक है। हम देखते हैं कि जो ये बेगू या बिजोलिया और बेगू जो किसान आंदोलन है, बेगू बेसिकली बिजोलिया से ही प्रभावित था और इसके जो नेतृत्व था वो भी बिजोलिया से ही इसे मिला। और हम देखते हैं कि जो बिजोलिया किसान आंदोलन था वो भारत में सबसे लंबे समय तक चलने वाला किसान आंदोलन बना, जो 1897 से लेकर 1941 तक चलता रहा था। ठीक है। इनके बाद हम बाकी किसान आंदोलन पढ़ेंगे। तो ये जो बिजोलिया आंदोलन था ये हमने पढ़ा एक बार, और बिजोलिया को हम देख लेते हैं। ये तो बेगू आंदोलन में आपको कुछ चीजें याद रखनी कि रूपा जी और कृपा जी की मृत्यु हो गई थी 13 जुलाई 1923 को। किसान नवयुवक मंडल ने जो ये बैठक बुलाई थी और ट्रेंच आयोग इनसे संबंधित है। केवल इतना भर याद रखना है कि ट्रेंच आयोग किससे संबंधित है? बेगू किसान आंदोलन से। बोल्शेविक की संधि किस किस के मध्य? बोल्शेविक की जो संधि है इसकी संज्ञा किसको दी थी? अनूप सिंह। और किसानों के मध्य हुई संधि को किससे? बेगू किसान आंदोलन से जुड़ा हुआ है। ठीक है। तो जैसा कि हम देखते हैं कि बिजोलिया किसान आंदोलन के 3 चरण थे। ठीक है। 3 चरण कब कब थे? 1897 से 1915 तक। कौन कौन नेता थे? साधु सीताराम थे। ठीक है। ब्रह्मदेव थे,
और फतेहकरण चारण। तो ब्रह्मदेव और साधु सीताराम फतेहकरण चारण के प्रयासों से फिर ये इन्होंने महाराणा के दरबार में 2 व्यक्ति भेजे थे, मन्ना और ठाकर जी, ठाकरी पटेल और नानजी पटेल। ठीक है, जिनके बाद देखते हैं कि उन्हें निष्कासित कर दिया जाता है और साथ ही उन पर जुर्माना भी लगाया जाता है। उसके बाद देखते हैं 1915 से जो 1923 तक द्वितीय चरण चलता है। द्वितीय चरण में कौन आ जाएंगे? साधु सीताराम जी तो है ही सही, साथ ही ये किसको लेकर आ गए? विजय सिंह पथिक को। और विजय सिंह पथिक के साथ कौन आ गए? माणिक्यलाल वर्मा। ठीक है, और इसी काल में हम देखेंगे कि जो बेगू वाला आंदोलन चलता है 1921 में, राजस्थान सेवक संघ बनाया विजय सिंह पथिक ने। तो साथ ही कौन थे? राम नारायण चौधरी। ठीक है, तो ये राम नारायण चौधरी साधु सीताराम दास के साथ, माणिकलाल वर्मा के साथ भी आंदोलित थे और इन्हें बाद में गिरफ्तार भी किया जाता है। तो जब हम 1923 से 1941, ये था तीसरा चरण। इसमें कौन थे? विजय सिंह पथिक को गिरफ्तार करके निष्कासित कर दिया था। ठीक है, विजय सिंह पथिक नहीं थे, माणिक्यलाल वर्मा को भी गिरफ्तार किया था और बाद में उन्हें भी निष्कासित किया। और साधु सीताराम दास तो कहीं चले गए थे जागीर से ही, ये भी नहीं थे। ठीक है, तो जो नेतृत्व किसने प्रदान किया? 1929 में जाकर जमनालाल बजाज और हरिभाऊ उपाध्याय। ठीक है, जो माणिक्यलाल वर्मा कुछ समय तक शुरुआत में थे, ठीक है, माणिक्यलाल वर्मा। उसके बाद हम देखते हैं कि 1929 के बाद कौन नेतृत्व प्रदान करेंगे? देखिए, जमनालाल बजाज जो थे, ये बाद में हम देखेंगे कि जयपुर प्रजामंडल से भी जुड़ेंगे। ठीक है, तीसरे चरण में कौन आ गए? जमनालाल बजाज और हरिभाऊ उपाध्याय। लेकिन हम देखते हैं कि जो 1920 का काल है, उस काल में किसानों को कुछ सफलताएं मिली थी और साथ ही असहयोग आंदोलन के कारण भी उन्हें ठिकानेदारों ने कुछ रियायतें दी थी। लेकिन वो जब असहयोग आंदोलन का काल खत्म हुआ तो उन्हें वापस से लाख बाग देनी पड़ी और टैक्स देने पड़े। उसके बाद देखते हैं कि जो प्रजामंडल आंदोलन शुरू होंगे, उससे पहले ये आंदोलन को समाप्त करने की कोशिश कौन करेंगे? जो रियासतें थी वो करेंगी। ठीक है, साथ ही जो मेवाड़ है, मेवाड़ में कौन थे उस समय? राजा कौन थे या और कौन नाम जुड़े हुए हैं? तो मेवाड़ में देखिए आप, महाराणा कौन थे? फतेह सिंह। प्रधानमंत्री कौन थे? टी विजय राघवाचारी। ठीक है, राजस्व मंत्री कौन थे? मोहन सिंह मोहना। और जो बिजोलिया में थे वो कौन थे? देखते हैं, कृष्ण सिंह। कृष्ण सिंह के बाद पृथ्वी सिंह। पृथ्वी सिंह के बाद केसरी सिंह। से पहले गोविंदास थे। ठीक है, 2 गांवों का नाम ज्यादा जिक्र होता है। एक है बेरीसाल और एक गांव है गोविंद।
निवास, ठीक है, जहां पर कि जो कार्य हो रहे हैं या आंदोलन अधिक उग्र हुआ या रहा। ठीक है, तो बेरीसाल में ही देखिए पथिक ने क्या बनाया, ऊपर माल पंच बोर्ड। ऊपर माल पंच बोर्ड कहाँ बना था, बेरीसाल में ही बना था। इसके बाद हम पढ़ेंगे बूंदी किसान आंदोलन है, भरतपुर के मेव या अलवर के जो मेव किसान आंदोलन है, मेव आंदोलन, और साथ ही हम पढ़ेंगे क्या मारवाड़ और बीकानेर के आंदोलन भी हम साथ में पढ़ेंगे। ठीक है, तो अब नेक्स्ट क्लास को जरूर देखें, और जिस भी व्यक्ति को जो भी बच्चे ये पढ़ रहे हैं वो जरूर से चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू।